हाय गाइस। आज हम कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान है उसका जो तीसरा अध्याय है नियोजित विकास की राजनीति, उस अध्याय के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो हम सबसे पहले नियोजन का अर्थ जानेंगे कि नियोजन से आशय क्या है। तो देखिए, नियोजन का आशय है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। तो जो नियोजन है उसका आशय है कि जो हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करके हमारे भविष्य की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को तैयार करना, एक लक्ष्य, एक खाका बनाना, ये नियोजन कहलाता है। और नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आप देखिए, जो नियोजन है, नियोजन के माध्यम से हम किन किन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, रोजगार के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि कर सकते हैं, और जो आर्थिक स्थिरता है, मतलब हम जो आय है हमारी आय में स्थिरता ला सकते हैं, आय का जो संसाधन है उसको बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, जो चैप्टर है इसका जो पहला ही टॉपिक है जिसका नाम है राजनीतिक फैसले और विकास। तो देखिए, अब जो उड़ीसा राज्य है उस उड़ीसा राज्य में जो लौह अयस्क था, लौह अयस्क के लिहाज से अगर बात करें तो उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा था, और वहां पर लौह अयस्क का एक विशाल भंडार था। और उसी लौह अयस्क के विशाल भंडार को सरकार, जो विश्व में लौह इस्पात की जो मांग बढ़ रही थी, उस मांग को पूरा करने के लिए उड़ीसा की जो सरकार है वो जो लौह इस्पात के जो भंडार थे उनका खनन करना चाहती थी, उनको भुनाना चाहती थी। तो देखिए, उड़ीसा में लौह अयस्क के संसाधन। जब इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के आधार पर उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा। और जैसे ही विश्व में लौह इस्पात की मांग बढ़ती है तो लौह इस्पात के जो खनन के मामले में जो विश्व के अधिकतर देश थे वो उड़ीसा में निवेश करने लगते हैं, और उड़ीसा में अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो स्थापित करने लगते हैं, क्योंकि उड़ीसा में लौह अयस्क के जो विशाल भंडार थे वो पाए गए थे। इसी कारण अपूर्ण खजाना था लौह अयस्क का उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने लौह इस्पात की मांग को पूरा करना चाहा, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पर हस्ताक्षर किए। और जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता कंपनियां हैं, उन बड़े बड़े जो इस्पात जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके साथ उड़ीसा जो सरकार है वो एक सहमति पर हस्ताक्षर करती है, उनके साथ समझौता करती है। और सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य की पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और सरकार है वो अपना फायदा देखती है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो राज्य में अपना कार्य शुरू करेंगे, अपनी संस्थाएं स्थापित करेंगे, तो इससे राज्य का जो पूंजी निवेश है, राज्य में जो पूंजी है वो भी निवेश हो जाएगी। और रही पही में यहाँ पर जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, मतलब यहाँ के लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा होंगे। आगे देखें, आदिवासी और पर्यावरणविदों के विचार, प्रतिक्रियाएं और शंकाएं। जैसे ही सरकार ये समझौता करती है तो जो आदिवासी जो लोग थे, स्थानीय जो लोग थे उड़ीसा के, उनके विचार क्या होते, वो क्या प्रतिक्रियाएं करते हैं इन सभी बातों पर। तो देखिए, लौह अयस्क के भंडार ज्यादातर उड़ीसा के अविकसित आदिवासी इलाकों में थे। आदिवासियों को डर था कि उद्योग आने से हमें विस्थापित होना पड़ेगा। आप देखिए, जो लौह अयस्क के जो भंडार पाए गए थे उड़ीसा में, तो अधिकतर जो आदिवासी इलाके थे वहां पर थे। इसी कारण से जो आदिवासी थे उनको ये डर लग रहा था कि जैसे ये लौह इस्पात उद्योग ये स्थापित होंगे तो हमें हमारी जमीन है छोड़कर जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से स्थापित होना पड़ेगा, हमारे गाँव घर जमीन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तथा हमारा घर बार जमीन सब छोड़ना पड़ेगा, हमारी आजीविका छिन जाएगी। और वो सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है, हम जिससे जीवन चलाते हैं, वो आजीविका ही हमारी छिन जाएगी, क्योंकि हमारी जमीन है वो हमसे छिन जाएगी, तो हम आजीविका किससे चलाएंगे। दूसरी जो प्रतिक्रिया थी वो देखिए पर्यावरणविदों की थी। पर्यावरणविद ऐसा कह रहे थे कि खनन और उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषित होगा। अब देखिए, जो पर्यावरणविद थे वो कह रहे थे, वो पर्यावरण के संरक्षण में जो लोग लगे होते हैं वो पर्यावरणविद कहलाते हैं। तो वो कह रहे थे कि जैसे खनन है, यहाँ पर खनन स्टार्ट होगा, उद्योग स्थापित होंगे तो यहाँ के पर्यावरण को नुकसान होगा, वन जंगल पेड़ पौधों सभी को नुकसान होगा, यहाँ की भूमि को नुकसान होगा। तो ये प्रतिक्रिया दे रहे थे। आगे देख, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरणविदों के विरोध के बावजूद उड़ीसा में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के कारण। अब देखिए, ये सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, आदिवासियों के विरोध होता है, पर्यावरणविदों का विरोध होता है, इसके बावजूद भी उड़ीसा जो सरकार है, उड़ीसा में जो केंद्र सरकार है वो इन सभी समझौतों को मंजूरी दे देती है कि नहीं, हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो खनन के लिए स्थापित करवाएंगे। तो देखिए,
कैसे सरकार इनको मंजूरी देती है। उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगाए जाने का पर्यावरणविद विरोध कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार को लगता था कि उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। भारत में पूंजी निवेश में बाधा पहुंचेगी तथा अन्य देश भारत के साथ निवेश मामले में विचार करेंगे तथा भारत की छवि धूमिल होगी। अब देखिए, केंद्र सरकार की मंजूरी देने का कारण यह था कि पर्यावरणविद और जो आदिवासी लोग थे, जो स्थानीय लोग थे उड़ीसा के, वो तो विरोध कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने पहले एक समझौता कर लिया था। उसी के तहत वो केंद्र सरकार के पास जाते, तो केंद्र सरकार सोचती है कि समझौता हो चुका है, अगर उन्हें मंजूरी नहीं दी यहाँ पर उद्योग लगाने की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक बुरी मिसाल कायम होगी। जो भारत की छवि है उसको गहरा धक्का लगेगा। इसी कारण से मंजूरी मिलना जरूरी है और देश में जो पूंजी निवेश है वो करने में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो कतराएंगी कि भारत तो वादा करके मुकर जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि है वो खराब होने का डर था। इसी कारण से सरकार है वो इन उद्योगों को मंजूरी देती है। आगे देखिए, विकास संबंधी निर्णय पर सरकार की सावधानियां और सलाह। अब देखिए, सरकार ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन जो विकास संबंधी जो निर्णय लिया था सरकार के द्वारा, उनमें कौन कौन सी सावधानियां बरती गई और इनमें किन किन की सलाह है वो ली गई। तो देखिए, कोई फैसला लेने से पहले सभी सामाजिक समूहों व मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखा जाए तथा इन पर अर्थशास्त्री पर्यावरणविदों की भी सलाह लेनी चाहिए। अब देखिए, सरकार है वो सारी सावधानियां बरती है और वो कहती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सभी सामाजिक समूह हैं, उनकी जो मौजूद पीढ़ी है वर्तमान में, उन पीढ़ियों से और जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके हितों को सभी को ध्यान में रखा जाए और जो अर्थशास्त्री है, पर्यावरणविद हैं, उनकी भी सलाह हमें लेनी चाहिए। जनता से पूछा जाए, जनता के हितों के आधार पर अंतिम फैसला राजनीतिज्ञों अर्थात जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाए और जनता से पूछा जाए। विकास के संबंधित जो भी मुद्दे हैं सभी पर जनता की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो किसका होगा, वो राजनीतिज्ञों अर्थात जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया जाएगा। मतलब जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं के द्वारा सरकार की तरफ से अंतिम फैसला लिया जाएगा। आगे देखिए, मतलब सीधे तौर पर फैसला जनता का है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, मतलब सरकार द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा। आगे देखिए, पोस्को प्लांट पर ग्रामीण लोगों का विरोध प्रदर्शन। आप देखिए, जो पोस्को प्लांट है एक कोरियाई कंपनी है पोस्को, वो वहां पर लोहा इस्पात खनन के लिए उद्योग लगाती है। तो पोस्को प्लांट पर ग्रामीण जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसके जैसे ही पोस्को प्लांट लगता है, इसके प्रति विरोध की प्रतिक्रियाएं वो उमड़ती हैं। तो वो कैसे होता है विरोध प्रदर्शन, वो देखिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के जगत सिंह जिले में लगाई जाने वाली कोरियाई कंपनी पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र के विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने विरोध किया। 2006 में लोगों की मांग थी कि एक वर्ष पहले उड़ीसा सरकार व कंपनी के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए, मतलब जो 2005 में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, उसे समाप्त किया जाए। अब देखिए, जो ये पोस्को प्लांट था ये उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, इसका एक जिला है जगत सिंह, यहाँ पर लगाई गई थी। और ये पोस्को एक कोरियाई कंपनी है जो 2006 में यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो इसका विरोध प्रदर्शन होता है, इसका विरोध होता है कब, 2006 में इसका विरोध होता है। और जो एक समझौता किया गया था एक वर्ष पहले उड़ीसा सरकार के द्वारा और पोस्को कंपनी के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, तो 2005 में ये हस्ताक्षर किए गए थे। तो उस समझौते को समाप्त करवाने के लिए लोगों द्वारा 2006 में ये आंदोलन किया गया था। आगे देखिए, एक नोट दे रखा है, इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन तथा नवनिर्माण समिति के द्वारा किया गया था। अब देखिए, जो पोस्को प्लांट के विरोध में जो उड़ीसा में ये आंदोलन हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, इसका जो आयोजन है वो किसने किया था, इसका आयोजन किया था राष्ट्रीय युवा संगठन तथा नवनिर्माण जो समिति है, इसने इसका आयोजन किया था। अगला जो टॉपिक है हमारा वो देखिए, उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव या मतभेद। अब कैसे लोगों के मध्य जो उद्योग जो स्थापित होते हैं तो उनको लेकर के जो राजनीतिक टकराव है, मतभेद है, वो कैसे पैदा होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होगी, इस सलाह पर मतभेद थे। तो देखिए, लोगों में जो आर्थिक समृद्धि है उसका विकास कैसे होगा, सामाजिक न्याय है लोगों को कैसे मिले, ये सभी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कौन सी भूमिका होगी, सरकार क्या कदम उठाएगी, इस सलाह पर सभी लोगों में क्या थे, आपसी मतभेद थे। आगे देखिए, जो दूसरा मतभेद है वो दूसरी बात है महत्वपूर्ण, वो देखिए, क्या ऐसा कोई केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए। तो कोई केंद्रीय संगठन होना चाहिए जो पूरे राष्ट्र के लिए कोई स्थायी योजना बनाए,
पूरे देश के लिए एक योजना तैयार करे। अगला जो टकराव हो इस बात को लेकर होता है, क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवस्था खुद चलाने चाहिए। फिर इस बात पर भी टकराव होते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं वो सरकार को खुद सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने चाहिए। इस बात को लेकर भी कुछ मतभेद सामने आते हैं। अंततः सरकार है वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही जो उद्योग हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो चलाने का निर्णय लेती है। तो चौथे जो बात थी जिस पर टकराव होता है वो देखिए, अगर सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि जरूरतों के आड़े आए तो ऐसे में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा। अब देखिए चौथी बात पर जो टकराव था वो बात थी, अगर कोई सामाजिक न्याय मतलब लोगों में जो सामाजिक न्याय जिनके द्वारा लोगों जो सामाजिक न्याय चाह रहे थे वो अगर आर्थिक समृद्धि मतलब आर्थिक रूप से जो वृद्धि हो रही है उसकी जरूरतों के मध्य उसके रास्ते में अगर कोई रोड़ा अड़ाने का कोई कार्य होता है तो ऐसे में सरकार वो सामाजिक न्याय पर कितना जोर देगी। क्या सरकार आर्थिक वृद्धि पर जोर देगी या फिर सामाजिक न्याय पर भी जोर देगी। तो देखिए क्या इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना क्या उचित होगा, फिर भी सामाजिक न्याय पर क्या उचित होगा। एक तो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाना, क्या देश की जीडीपी जरूरी है या फिर जो सामाजिक न्याय है उस पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि इसमें मिला जुला संतुलित रूप अपनाना बहुत जरूरी होता है। देश की आर्थिक विकास है वो भी गतिरोध नहीं होना चाहिए और जो सामाजिक न्याय है वो भी गतिरोध नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों में संतुलन स्थापित करने की योजना बनानी चाहिए। इन बातों पर मतभेद होते हैं। आगे देखिए, उद्योगों को लेकर सब लोगों की सहमति एक मत वाली बात है। आप देखिए जो उद्योग हैं वो जो स्थापित हुए थे उनको लेकर सब लोगों की क्या सहमति बनती है और सब लोग किस बात पर एक मत होते हैं, किस बात पर सभी लोग राजी होते हैं। तो वो देखिए तो वो बातें कौन कौन सी हैं वो देखिए। आज़ादी के बाद सभी की इस बात पर सहमति थी कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। अब देखिए सभी की सहमति इस बात पर बनती है कि आज़ादी के बाद जो भारत औद्योगिक जो विकास करेगा उसमें भारत के विकास का अर्थ यह होगा कि भारत आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों एक साथ करे। तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देगा और सामाजिक न्याय दोनों का मिला जुला जो रूप है वो लेकर चलेगा। इस बात पर सभी की सहमति बनती है। दूसरी बात है जिस पर सहमति बनती है सभी की, इस बात पर सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति, किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखिए जो ये मामला था उद्योगों में आर्थिक विकास का और सामाजिक न्याय का, तो इस बात को कोई व्यवसायी है, उद्योगपति है, किसान है, इनके भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि सरकार को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। और जो देश का आर्थिक जो मुद्दा है, उद्योगों का जो मामला है, सार्वजनिक उद्योगों का, तो इसमें सरकार को इस मामले में खुद को कोई ना कोई प्रमुख भूमिका है वो निभानी होगी। सरकार के खुद की भूमिका इसमें होनी चाहिए ताकि सभी लोगों का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय भी मिले, ताकि सभी लोगों को क्या मिले, सभी लोगों का अर्थव्यवस्था का मतलब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और उनको सामाजिक न्याय भी मिले। मतलब सरकार है खुद अपने स्तर पर ऐसा कार्य करेगी, इसमें कोई बिचौलिए हैं उनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी जो बात है जिस पर सहमति बनती है सभी लोगों की वो है आज़ादी के बाद सभी फैसले आपस में आर्थिक विकास के मॉडल या यह कहें कि एक विजन दृष्टिकोण से बंधे हुए थे। अब देखिए आज़ादी के बाद में जो भी फैसले थे वो आपस में आर्थिक विकास से या कहें कि एक विजन, एक दृष्टिकोण, एक लक्ष्य से बंधे हुए थे जिसमें सामाजिक न्याय भी जरूरी था, सभी लोगों को समानता भी जरूरी थी, सभी लोगों को न्याय भी जरूरी था और सभी लोगों की आर्थिक जो दशा है उसमें भी सुधार जरूरी था और देश की अर्थव्यवस्था उसको भी बढ़ावा देना जरूरी था। तो ये लक्ष्य है इसमें अपनाया गया था, इस मॉडल में अपनाया गया था। आगे देखिए विकास का अर्थ या धारणा है। अब देखिए आगे हमारा नया टॉपिक आता है कि विकास का जो अर्थ है वो क्या है, विकास की धारणाएं कौन कौन सी हैं। तो वो देखिए भारत में विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है, लेकिन इसके आधार पर अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अगर हम बात करें विकास का अर्थ तो भारत में जो विकास का अर्थ है वो आर्थिक समृद्धि भी और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही इससे लिए जाते हैं, विकास की धारणा से लिए जाते हैं, विकास के अर्थ से लिए जाते हैं। लेकिन इसके आधार पर हम अलग अलग अर्थ भी ले सकते हैं, इसके अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा ये समझाया गया है। तो देखिए इस्पात संयंत्र स्थापित करने वालों के लिए इस्पात से लाभ या, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण आदिवासियों को इस्पात संयंत्र से नुकसान या आज़ादी के बाद विकास को लेकर बहुत बहस या चर्चाएं हुई थी। अब देखिए जो इस्पात संयंत्र है वो स्थापित करने वाले जो लोग थे तो उनके लिए तो इस्पात से लाभ हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्रामीण आदिवासियों की बात करें तो इस्पात संयंत्र लगने से उनको नुकसान हो रहा था, उनको विस्थापित होना पड़ रहा था, उनकी जमीन छिन रही थी, उनकी आजीविका है वो छिन रही थी।
तो देखिए, आजादी के बाद विकास को लेकर बहुत बहस होती है, चर्चाएं होते हैं, वाद विवाद होते हैं। उस समय विकास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, पश्चिमी देशों की तरह होना, कुछ लोग औद्योगिकरण या उचित रास्ता मानते थे। आप देखिए, उस समय जो विकास का अर्थ लिया गया था वो था ज्यादा से ज्यादा हमें आधुनिक होना पड़ेगा, तकनीकी रूप से हमें विकसित होना पड़ेगा, पश्चिमी जो देश हैं उनकी तरह होना पड़ेगा। कुछ लोग तो औद्योगिकरण का उचित रास्ता ही मानते थे, मतलब कुछ लोग तो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एकमात्र रास्ता मानते थे। वो कौन सा? वो था औद्योगिकरण, मतलब अधिक से अधिक पश्चिमी संस्कृति को अपनाना चाहते थे। तो कुछ की नजर में कृषि का विकास और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना जरूरी था। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सभी लोग उद्योगों को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की नजर में विकास का अर्थ यह भी था कि कृषि का विकास किया जाए और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से जो गरीबी है उसको दूर किया जाए ताकि देश का विकास हो सके। तो विकास की अलग अलग धारणाएं हैं, ये लोगों के जहन में थी। मतलब कुछ तो औद्योगिकरण का रास्ता सबसे अच्छा मानते थे और कुछ का ये मानना था कि कृषि का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र और गरीबी है उसको, ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीबी है उसको दूर किया जाए। आगे देखिए, नया जो टॉपिक है, आजादी के बाद भारत के सामने दो मॉडल थे, पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल। आप देखिए, आजादी के बाद भारत में विकास के दो मॉडल थे और विकास के दो मॉडल कौन कौन से थे? पहला था पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल या फिर समाजवादी मॉडल। अब भारत कौन सा मॉडल अपनाए? दोनों ही मॉडल भारत के सामने थी, भारत इन दोनों मॉडलों के बीच में खड़ा था। अब भारत वो कौन सा मॉडल अपनाएगा अपने आर्थिक विकास के लिए? तो देखिए, पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल से क्या है? यह मॉडल यूरोप के अधिकतर देशों और अमेरिका में अपनाया गया। अब देखिए, जो पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल है, यह मॉडल यूरोप के जो अधिकतर देश हैं तथा बात करें हम अमेरिका की, तो वहां पर अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जो पूंजीवादी मॉडल है इसमें सभी जो वस्तुएं होते हैं उनका उत्पादन सरकारी नियंत्रण में नहीं बल्कि निजी जो क्षेत्र होता है उन्हीं के द्वारा इसमें उत्पादन किया जाता है और सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। और जो पूंजीवादी उदारवादी मॉडल है इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सारा का सारा उत्पादन निजी हाथों में, व्यक्तिगत हाथों में होता है। निजी कंपनियां हैं उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, कोई बाधा कोई रोड़ा नहीं अटकाती है। और दूसरा मॉडल है समाजवादी मॉडल, साम्यवादी या समाजवादी मॉडल। तो ये देखिए, यह मॉडल सोवियत संघ रूस में अपनाया गया। अब जो समाजवादी मॉडल है ये अगर बात करें तो सोवियत संघ जो रूस है इसमें अपनाया गया है। इसके अंतर्गत सभी चीजों का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है, देश में निजी क्षेत्र नहीं होता है और सभी कंपनियां पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के अधीन होती है। अब देखिए, जो समाजवादी मॉडल है ये सोवियत संघ रूस के द्वारा अपनाया गया था और इसके अंतर्गत जो सभी जो वस्तुएं हैं, जो भी उत्पादन होता है देश के अंदर, वो सारा का सारा उत्पादन का कार्य सरकार के नियंत्रण में किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है और देश में निजी क्षेत्र है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो किसके नियंत्रण में होते हैं? वो सरकार के नियंत्रण में होती है, मतलब सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। अब देखिए, तीसरा जो मॉडल है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत में अपनाया गया है। भारत ने ना तो पूंजीवादी मॉडल अपनाया, ना ही समाजवादी साम्यवादी मॉडल अपनाया, भारत ने इन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो अपनाया था। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो देखिए, इसमें सार्वजनिक तथा निजी अर्थात समाजवाद व पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, मिश्रित मॉडल की, तो इसमें सार्वजनिक तथा निजी अर्थात बात करें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की जो विशेषताएं हैं उनको शामिल किया जाता है। कुछ बातें सार्वजनिक क्षेत्र की ले ली, कुछ बातें निजी क्षेत्र की, अर्थात कुछ समाजवाद की कुछ पूंजीवाद की बातें मिला करके एक नया मॉडल तैयार कर लेंगे, नई अर्थव्यवस्था तैयार की, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र या बड़े उद्योगों का विकास की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर होती है। अब देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनका विकास निजी क्षेत्र में किया जाता है तथा जो बड़े उद्योग होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में और सरकार अपने कंधों पर उसकी जिम्मेदारी लेती है, मतलब सरकार के नियंत्रण में उनका विकास होता है। भारत में इसी व्यवस्था को अपनाया गया। अब देखिए, भारत में विकास की कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, कौन से मॉडल को अपनाया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। आगे देखिए, वामपंथी विचारधारा। अब वामपंथी विचारधारा होती क्या है? तो वो देखें, इस विचारधारा में उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी करते हैं। अब देखिए, जो वामपंथी विचारधारा होती है इनमें ऐसे लोगों की तरफ संकेत करने का कार्य किया जाता है जो गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनकी तरफदारी करने वाले लोग होते हैं, वो वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं। इसमें गरीब तबकों का फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन किया जाता है और सरकार जो गरीब लोग हैं, गरीब जो तबके हैं, उनको जो फायदा पहुंचाने वाली जो नीतियां बनाती है उन नीतियों का समर्थन ये भरपूर करते हैं।
तो वामपंथी विचारधारा की तीसरी विशेषता देखिए, गरीबों के हितों का ध्यान में रखकर विकास की नीतियां अपनाने पर जोर दिया जाता है। और जो वामपंथी जो विचारधारा होती है, इसमें गरीबों को हितों को सर्वोपरि मान करके और विकास की जो नीतियां हैं उनको अपनाने पर जोर दिया जाता है। मतलब विकास की जो भी नीतियां अपनाई जाती है तो उनमें केंद्र किसे माना जाता है, गरीबों को माना जाता है, उनका सर्वाधिक हित हो, इन नीतियों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। अगला देखिए, दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसे क्या आशय है। तो इनमें उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। आप देखिए, जो दक्षिणपंथी विचारधारा है इसमें ऐसे लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि जो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक जो अर्थव्यवस्था है इसके जरिए ही प्रगति हो सकती है। मतलब औद्योगिकरण के जरिए ही अर्थ जो विकास है वो हो सकता है। मतलब वैश्वीकरण के माध्यम से, औद्योगिकरण के माध्यम से, खुली प्रतिस्पर्धा, कोई रोक टोक ना हो, निजी क्षेत्र के माध्यम से ही क्या हो सकती है, प्रगति हो सकती है, विकास हो सकता है। ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधाराओं को इसमें शामिल किया जाता है। इसका मानना है कि सरकार गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम देखिए, जो दक्षिणपंथी जो विचारधारा है इसमें लोगों का मानना है कि जो सरकार है गैर जरूरी हस्तक्षेप है वो किसी भी मामले में ना करे। ये पूंजीवाद को बेहतर मानते हैं तथा कहते हैं कि सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाने चाहिए। और जो दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो हमेशा जो पूंजीवाद है इसको बेहतर मानते हैं, निजी क्षेत्र को बेहतर मानते हैं तथा सरकार को व्यापार में के नियम है वो अधिक आसान बनाने चाहिए, हमेशा इनकी मांग रहती है। आगे देखिए, नियोजन के पक्ष में हवा 1940 और 50 का दशक। अब देखिए, जो नियोजन है उसके पक्ष में हवा बहती है, उसके पक्ष में जो लोग हैं वो उतरते हैं। पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो होता है 1940 और 50 के दशक में। नियोजन के पक्ष में जो हवा चलती है इसके पक्ष में जो लोग आते हैं तो वो देखिए, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिलता है। अब देखिए, जो नियोजन है इसको संपूर्ण विश्व में जन समर्थन मिलता है कब, 1940 और 1950 के दशक में। इसी कारण से कहा गया है कि नियोजन के पक्ष में हवा, मतलब इसे अधिक से अधिक समर्थन मिलना शुरू होता है। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। अब देखिए, जो यूरोप महाद्वीप है वो उसमें महामंदी आई थी। 1929 का जो दशक था, यूरोप महाद्वीप 1929 के दशक में एक घोर महामंदी का शिकार हुआ था और उस महामंदी से वो कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी कर ली थी। अब देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी विभीषिका है वो झेलने के बाद जापान है, जर्मनी है, उसने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा से खड़ा कर लिया था। फिर एक और युद्ध में उलझ जाते हैं जो दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945। तो इन सभी विश्व युद्धों से वो सबक सीख करके और दोबारा से जो अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको उन्होंने खड़ी कर लिया था, मतलब मजबूती पर ले जाने की ओर चल पड़े थे। और सोवियत संघ ने 1930 और 1940 के दशक में भारत कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। अब देखिए, जो सोवियत संघ है उसने 1930 और 1940 के जो दशक है उसमें बाहरी जो कठिनाइयां थी, मतलब बहुत ज्यादा जो कठिनाइयां थे, उन कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति करता है कौन, सोवियत संघ, रूस। इन सभी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में हवा बह रही थी। अब देखिए, ये सभी जो बातें हैं इसी कारण से माना जाता है कि जो नियोजन है इसके पक्ष में हवा बह रही थी। मतलब एक जो हमारे पास जो संसाधन थे उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करके, उनका उपयोग करके, उनका दोहन करके एक अपना अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक लक्ष्य निश्चित कर लिया था। तो और सभी विश्व के सभी देश इस ओर लग चुके थे और नियोजन के पक्ष में वो हो गए थे, नियोजन की तरफ वो चल पड़े थे, मतलब पुनर्निर्माण की तरफ वो चल पड़े थे। तो इसी कारण से ये माना जाता है कि 1940 और 50 के दशक में नियोजन के पक्ष में हवा बह रही थी। तो आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत में नियोजन की आवश्यकता, नियोजित विकास के कारण, उपयोगिता, महत्व या उद्देश्य। अब देखिए, भारत में जो नियोजन है उसकी आवश्यकता क्यों थी, नियोजित विकास के क्या कारण थे कि भारत में नियोजित विकास को अपनाना पड़ा, इसकी क्या उपयोगिता थी, इसके क्या महत्व थे, या फिर या माने कि भारत में नियोजन के क्या उद्देश्य थे, तो वो सभी हम देखते हैं। तो देखिए, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये जो आपको करवाया जा रहा है जो चैप्टर, ये शॉर्ट नोट्स टाइप में किए जा रहे हैं, जो बेस्ट नोट्स हैं आपके लिए, इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि हम भी आपके लिए और नया कंटेंट है वो लेकर आएँ।
देखिए आगे, भारत में नियोजन की आवश्यकता या उसके उद्देश्य, महत्व या उपयोगिता, तो ये सब कैसे, तो देखिए नियोजन के द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती है। अब देखिए भारत में नियोजन के क्या क्या उद्देश्य थे, क्या आवश्यकता थी, इनका क्या महत्व था, तो देखिए पहला ही उद्देश्य था कि नियोजन के द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक जो जीवन है इनके विभिन्न अंगों में क्या संतुलन स्थापित किया जा सके तथा समाज की जो उन्नति है वो की जा सके, समाज का विकास किया जा सके, ये उद्देश्य रखा गया था। दूसरा जो उद्देश्य था वो था नियोजन द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। अब देखिए जो नियोजन है इसके द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक जो न्याय है इसकी स्थापना की जा सकती है। तीसरा जो उद्देश्य है, तीसरा जो महत्व है, तीसरा जो कारण है वो देखिए नियोजन खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता की संभावनाओं को दूर करने में सहायक है। अब देखिए जो नियोजन है ये जो खुले बाजार वाली जो अर्थव्यवस्था है, मुक्त बाजार वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जो अस्थिरता है उन अस्थिरताओं को दूर करने की जो संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं को दूर करने में सहायक होती है। तीसरा जो चौथा जो महत्व वो देखिए संसाधनों के उचित प्रयोग, वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग तथा राष्ट्रीय पूंजी का सही मात्रा में सदुपयोग ही की दृष्टि से नियोजन अत्यधिक आवश्यक है। आप देखिए जो संसाधन है, साधन है उनका उचित प्रयोग, वैज्ञानिक जो साधन है उनका प्रयोग तथा राष्ट्रीय जो पूंजी है उनका सही मात्रा में जो सदुपयोग है उसकी दृष्टि से अगर बात करें तो नियोजन है वो अत्यधिक आवश्यक होता है। अगर तीसरी बात करें उद्देश्य की तो आधुनिक लोक कल्याणकारी जो राज्य हैं इनमें प्रभावी नियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था के में संरचना परिवर्तन लाया जा सकता है। आप देखिए जो आधुनिक जो लोक कल्याणकारी जो राज्य हैं इनमें नियोजन के द्वारा हम जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उनमें बड़ा अच्छा खासा जो परिवर्तन है वो भी ला सकते हैं। आगे देखिए बॉम्बे प्लान। अब देखिए दोस्तों बॉम्बे प्लान क्या था, ये बिल्कुल ये हमेशा क्वेश्चन है, ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं, कभी छोटे रूप में, कभी खालिस्तान में, कभी ऑप्शनल में, या कभी बात करें तो 1 नंबर में, कभी बात करें तो 2 नंबर में, कभी ना कभी ये पूछता ही रहता है 12th क्लास में। तो देखिए बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अब देखिए मुंबई के जो उद्योगपति थे उन्होंने 1944 में जो एक समूह बना करके नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया था या तैयार किया था, और इसी प्रस्ताव को जो तैयार किया था, जो पारित किया गया था, इसे बॉम्बे प्लान कहा गया था। आगे देखिए नोट के माध्यम से कुछ समझाया गया है। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य या मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। अब देखिए इसमें ये मंशा या उद्देश्य रखा गया था कि जो सरकार है वो औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक जो निवेश है इनके क्षेत्र में बड़े ठोस कदम उठाए। ये बॉम्बे प्लान का क्या था, ये उद्देश्य था। उसके बाद हम चलते हैं योजना आयोग में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है योजना आयोग। अब देखिए योजना आयोग है, इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950। तो देखिए इसमें योजना आयोग में क्या है भारत में। अब देखिए 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार का एक प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के द्वारा ये इस योजना की स्थापना की गई थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता। अब देखिए जो योजना आयोग है ये जो देश में जो 5 वर्ष में जो भी खाका तैयार किया जाता है, जो भी योजनाएं तैयार की जाती है, तो उसमें सलाहकार की भूमिका है वो निभाने का कार्य करता है, और देश का जो सारा खाका है वो इन योजनाओं में तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, और जो योजना आयोग होता है इसका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष मतलब कोई भी व्यक्ति है उसे स्वतः ही किसी विभाग का अध्यक्ष पद मिल जाए तो पदेन होता है। तो प्रधानमंत्री है वो योजना आयोग का हमेशा अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा और कोई इसका अध्यक्ष नहीं बनता है। इसकी सिफारिशें तभी लागू या प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। और जो देखिए जो योजना आयोग है इसकी जो सिफारिशें हैं वो तभी लागू होती हैं, तभी प्रभावकारी होती हैं जब इन्हें मंत्रिमंडल है वो मंजूर कर दे। मंजूर करने के बाद इनकी सिफारिशें वो लागू हो जाती हैं। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा यह फैसला करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए भारत के जो विकास के लिए कौन सा रास्ता अपना जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए, यह फैसला करने में ये जो संस्था है योजना आयोग है इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखिए एक नोट दिया गया है, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही प्रथम अध्यक्ष होंगे। अगर बात करें उपाध्यक्ष की तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अब देखिए योजना आयोग है इसकी कार्यविधि या जो दायरे होते हैं वो देखिए।
तो योजना आयोग है, इसकी जो कार्यविधि है, इनके जो दायरे हैं वो कहाँ कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक इनको रखा गया है, वो सभी देखिए। सोवियत संघ की तरह भारत में के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना था। अब देखिए जो सोवियत संघ में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो जो मॉडल है हम सोवियत प्रणाली के आधार पर लिया गया। तो सोवियत संघ की तरह भारत भी जो योजना है, भारत का जो योजना आयोग है, इसने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। मतलब 5 वर्ष का एक खाका तैयार किया जाएगा, एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा और उसमें 5 वर्ष में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, ये सारे इस योजना में, इस योजना आयोग के द्वारा सारे कार्य तैयार किए जाएंगे और आने वाले 5 वर्षों में ये सभी कार्य विकास के दौरान किए जाएंगे। मतलब इन योजनाओं के तहत विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। आगे देखिए जो दूसरी अवधारणा है इसकी, दूसरी जो कार्यविधि है वो देखिए योजना आयोग की। भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उनकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। अब देखिए योजना आयोग के तहत ही जो भारत सरकार है वो अपनी तरफ से एक दस्तावेज है वो तैयार करेगी और इस दस्तावेज के तहत अगले 5 सालों के लिए उसकी जो आमदनी और खर्च है उसकी पूरी योजना का ब्यौरा इसमें रखा जाएगा। तीसरा जो दायरा है, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है योजना आयोग की, तीसरा जो कार्य है वो देखिए, इसी योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट 2 हिस्सों में बांटा गया। अब देखिए जो योजना आयोग है इसमें ये भी कार्य रखा गया है, ये भी लक्ष्य रखा गया है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, इनमें जो बजट है उन बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा गैर सरकारी व्यय का, तो या इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक कार्यों पर खर्च शामिल था। अब देखिए एक तो जो 2 हिस्सों में जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो बजट है, इनको दोनों को 2-2 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला जो हिस्सा है वो गैर सरकारी व्यय का है, तो इसके अंतर्गत जो सालाना आधार पर दैनिक कार्य हैं, तो मतलब 1 वर्ष में जो भी कार्य किए जाएंगे उन सभी कार्यों का खर्च है वो इसमें शामिल किया गया था गैर सरकारी व्यय में। और दूसरा हिस्सा था व्यय का, योजना व्यय का, या जिसमें पूरे 5 वर्ष की योजना बनाकर खर्च करना था या कार्य करना था। और दूसरा जो हिस्सा है वो बनता है 5 वर्ष का पूरा, मतलब योजना व्यय का था, जिसमें पूरे 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती है और उस पर कितना पैसा खर्च होगा, क्या क्या कार्य किए जाएंगे इन 5 वर्षों के दौरान, ये सारा ब्यौरा उसमें होता था। तो ये क्या, ये कार्यविधियां हैं, ये दायरे हैं योजना आयोग के, ये कार्य इसमें किए जाते हैं। अब देखिए योजना आयोग के जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये तो दायरे हैं, मतलब योजना आयोग के कार्य कहाँ तक सीमित होंगे, योजना कहाँ तक अपने कार्यों का दायरा रखेगा, वो हमने देख लिया। आगे है योजना आयोग के मुख्य कार्य, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला मुख्य कार्य है देश के संसाधनों और पूंजी का अनुमान लगाना। मतलब देश में कितने हमारे पास कितने संसाधन हैं, कितनी पूंजी है हमारे पास, इन सभी पूंजी का ब्यौरा तैयार करना, उनका अनुमान लगाना कि हाँ हमारे पास मोटे तौर पर इतने संसाधन व पूंजी उपलब्ध है। दूसरा जो कार्य है विकास की योजना बनाना, वे विकास की प्राथमिकता निश्चित करना। अब देखिए क्या क्या विकासात्मक कार्य है वो हमें करने हैं, उन सभी की योजना बनाना योजना आयोग का कार्य है। और जो विकासात्मक जो कार्य है उनको उनकी जो प्राथमिकता है वो निश्चित करना, प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को करवाना, ये योजना आयोग के मुख्य कार्य हैं। तीसरा मुख्य कार्य है विकास योजना के बाधक तत्वों का पता लगाना। मतलब विकास जो योजना है, जो विकासात्मक जो कार्य है, इनमें कौन कौन से बाधक तत्व हैं, कौन बाधा पहुंचाने वाले जो तत्व हैं, जो अपवाद हैं, वो कौन कौन से, उनका पता लगाना और उनका निदान करना। चौथा जो कार्य है वो है प्रगति या विकास की योजना का मूल्यांकन करना। चौथा मुख्य कार्य है कि 5 वर्षों के दौरान देश ने कितनी प्रगति की है, कितना विकास किया है, ये सारा, इन सारी बातों का, इन सारी कार्यों का एक योजना बनाने, इनका खाका तैयार करना और इनका मूल्यांकन करना, ये सभी योजना आयोग के मुख्य कार्य हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं नीति आयोग। जो योजना आयोग है, इसी योजना आयोग के स्थान पर अब एक नया आयोग है वो स्थापित किया गया है, नीति आयोग। और योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक नया आयोग आ गया है। कौन सा? नीति आयोग, जिसे थिंक टैंक आयोग भी कहते हैं। देखिए इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और जो नीति आयोग है इसकी प्रथम बैठक होती है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अब देखिए नीति आयोग के तहत नीति आयोग है क्या, ये देखिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आप देखिए योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, वहीं पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। और जो नीति आयोग है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और इसके जो राज्यपाल हैं वो इनके क्या होते हैं? इनके सदस्य होते हैं।
नीति आयोग के सदस्य होते हैं। अब देखिए जो नीति आयोग है इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था? नरेंद्र मोदी, और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग जब से बना है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जाहिर सी बात है एकमात्र, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो अभी तक नीति आयोग का एक व्यक्ति ही अध्यक्ष बना है। और अगर बात करें नीति आयोग की तो 2 योजनाओं में नरेंद्र मोदी है वो इसका अध्यक्ष रह चुका, और तीसरी योजना अब शुरू है नीति आयोग की, तो इसमें तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही अध्यक्ष है। हाँ, अगर बात करें इसमें तो व्यक्तिगत रूप से एक ही है इसका, नीति आयोग का अभी तक व्यक्तिगत रूप से एक अध्यक्ष बना है, कौन? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग है इसका उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। जो नीति आयोग है इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? वो है सुमन के बेरी। अभी तक इसके 3 उपाध्यक्ष हैं, पहला अरविंद पनगड़िया, दूसरा राजीव कुमार, और तीसरा जो उपाध्यक्ष है वो सुमन के बेरी। अब देखिए नीति जो आयोग है ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका अगर हिंदी में नाम अगर हम लें तो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब देखिए द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका जो मतलब पहले 5 वर्षों का जो प्लान है, पहले 5 पंचवर्षीय जो नीति आयोग की जो पहली 5 वर्ष थी उसमें क्या क्या प्लान तैयार किए गए थे वो देखिए 1951 से 1956 तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये नीति आयोग की नहीं, ये है प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें क्या क्या प्लान तैयार किया गया था, क्या उसमें क्या क्या लक्ष्य किए थे, उसमें कौन कौन से कार्य किए गए थे वो देखिए। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में अगर क्वेश्चन आए प्रथम पंचवर्षीय योजना तो हमें एज इट इज ऐसे ही ऐसे करना है। तो देखिए 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहता है, इसका कार्य रहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का, 1951 में लागू होती है और 1956 तक ये अस्तित्व में रहती है। तो देखिए इसका जो पहला लक्ष्य था, पहला जो कार्य है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? धीरज था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी के मक्कड़ जाल से निकालने की थी। अब देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका जो मूल मंत्र है वो क्या था? वो था, मूल मंत्र था धीरज। तो देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना होती है उसका मूल मंत्र है वो क्या है? वो, और जो प्रथम योजना है इसकी जो कोशिश थी, इसका जो लक्ष्य था वो था देश को गरीबी के जो मकड़ जाल है उससे निकालने का, मतलब देश की जो गरीबी है इसको मिटाने का इसका लक्ष्य था। और जो दूसरा जो कार्य है इसका, इसमें ज़्यादा जोर कृषि पर दिया गया था। अब देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर किस पर दिया गया था? तो कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। इसके अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। अब देखिए सबसे ज्यादा निवेश किसमें? कृषि पर दिया गया था, तो बांध में सिंचाई के जो क्षेत्र है उनमें निवेश किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया गया था। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है इसमें जो भाखड़ा नांगल जैसी जो विशाल परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, उसके लिए बड़ी धनराशि है वो आवंटित की गई, इसमें निवेश की गई। चौथा जो कार्य है इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और इसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। अब देखिए जो भूमि सुधार है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसमें सर्वाधिक जोर दिया गया, और जो देश का जो बुनियादी ढांचा है वो भूमि सुधार को माना गया। अगला जो पांचवा कार्य है वो देखिए योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। उन्होंने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। अब देखिए जो योजनाकार थे उनका जो बुनियादी लक्ष्य है वो राष्ट्रीय आय को स्तर है उसको ऊंचा करने का था। उनको राष्ट्रीय जो आय है उसको अधिक से अधिक उसमें वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। अब देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें ज्यादा से ज्यादा बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी या लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका जो छठवां जो कार्य है वो देखिए नियोजन की प्रक्रिया में बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। अब देखिए जो नियोजन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो इसमें अगर बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक तो जो बचत की प्रक्रिया है ये बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। मतलब जितनी हमने आशा की थी बचत की उतनी बचत हम नहीं कर पाए थे। आगे देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसे यह किस पर आधारित थी? ये थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगर प्रश्न आए 1 नंबर में पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है द सेकंड 5 ईयर प्लान, मतलब दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या प्लान तैयार किया था, कौन कौन से कार्य योजनाएं तैयार की गई थी? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है 1956 से 1961।
तो इसमें कौन कौन से कार्य किए गए थे वो देखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। अगर बात करें सेकंड पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसके जो योजनाकार है वो कौन होते हैं, वो होते हैं पीसी महालनोबिस। और इसमें दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें बाहरी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा जो जोर है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर दिया गया था, तो जो उद्योग है उन पर जोर दिया गया था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मूल मंत्र क्या था, धीरज। लेकिन अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो इसका मूल मंत्र था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज था, लेकिन अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो इसका मूल मंत्र था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना। मतलब अधिक तीव्र गति से तुरंत बदलाव करना। आगे देखिए, इसका जो तीसरा कार्य है वो है औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। अब देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया था, तो इसी कारण से जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसको एक नया मोड़ मिलता है, एक नया आयाम मिलता है, मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। चौथा जो कार्य है इसमें किया गया था, सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद दी। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने घरेलू जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए जो आयात कर है उनमें भारी वृद्धि करती है, ताकि जो विदेशी वस्तुएं वो देश में कम आए, कम से कम उनकी खरीदारी हो। इसी कारण से उन पर भारी शुल्क लागू कर देती है, ताकि इस नीति के तहत क्या किया, यहाँ के जो घरेलू उद्योग थे, निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र के जो उद्योग थे उनको आगे बढ़ने में मदद मिले। मतलब देश के घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है इस नीति के तहत। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें पांचवा जो कार्य है वो किया जाता है। इस अवधि में बचत और निवेश दोनों बढ़े, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार आदि उद्योगों को सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित किया गया। अब देखिए इस अवधि में जो बचत है और निवेश दोनों के दोनों बढ़ते हैं। इसी कारण से बिजली के क्षेत्र में, रेलवे उद्योग में, इस्पात उद्योग में, मशीनरी में, संचार आदि सभी उद्योगों में, सार्वजनिक क्षेत्र में इन सभी बिजली को, रेलवे को, इस्पात संयंत्रों को, मशीनरी को, संचार के जो क्षेत्र हैं ये सारे उद्योग है ये सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जाता है। मतलब सरकारी नियंत्रण में इनको विकसित किया जाता है। आगे देखें, दूसरी पंचवर्षीय योजना या औद्योगिकरण की तेज रफ्तार से समस्या। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, या फिर औद्योगिकरण की जो तेज रफ्तार हमने अपनाई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो इससे हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहली समस्या है भारत के उद्योग के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार में वस्तुएं खरीदने में उसे विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी थी। अगर बात करें भारत की तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, मतलब तकनीकी के क्षेत्र में जो भारत है वो पिछड़ा हुआ था, क्योंकि भारत हाल ही में नया आज़ाद हुआ था, नया ब्रिटिश आधिपत्य से आज़ाद हुआ था, तो इतने तकनीकी संपन्न नहीं था भारत उस समय। इसी कारण से प्रौद्योगिकी के लिहाज से, मशीनरी के लिहाज से, तकनीकी के लिहाज से अगर बात करें तो भारत उस समय पिछड़ा हुआ था। और विश्व बाजार से जो वस्तुएं हैं, तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, वो खरीदने के कारण हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो हमें खर्च करनी पड़ी थी। दूसरा जो समस्या है, इस योजना उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा बढ़ावा दिया था। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें उद्योगों में सबसे ज्यादा निवेश किया गया था, कृषि में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया था, उद्योगों को बढ़ावा देने में दिया गया था, जिससे खाद्यान्न संकट की आशंका होने लगे। और इसी कारण से जो खाद्यान्न संकट है वो पैदा होने की आशंका हो जाती है, ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। फिर तीसरी जो समस्या है वो औद्योगिकरण के कारण देखिए भारत के योजनाकारों को उद्योगों और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। अब देखिए भारत के जो योजनाकार थे, जो योजना बनाने वाले जो लोग थे, नीतिकार थे, उनको भारत की कृषि और जो उद्योग है इनमें संतुलन बनाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आलोचकों का मत था कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर गलती की गई है। और जो अनेक आलोचक है वो कहते हैं कि जो हमने जो कृषि के स्थान पर जो उद्योग है इनको बढ़ावा देकर के, इनको प्राथमिकता देकर के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण हमारे सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। आगे देखिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका काल होता है 1961 से 1966। तो इसमें देखिए इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसे किस योजना के नाम से जाना जाता है, इसे गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना व गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। अगर बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना का तो इसमें ज्यादा जोर किस पर दिया गया, इसमें कृषि पर जोर देना और गेहूं का जो उत्पादन है इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार
करना इसका लक्ष्य रखा गया था। लेकिन भारत चीन युद्ध 1962 को व भारत पाक युद्ध 1965 के कारण भारत की खाद्य संकट व आर्थिक मंदी की मार झेलनी पड़ी थी। अब देखिए जो भारत है इसने 2 युद्धों का सामना किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक तो भारत चीन युद्ध 1962 और दूसरा भारत पाक युद्ध 1965, और इन्हीं 2 युद्धों के कारण भारत को खाद्यान्न संकट व आर्थिक जो मंदी है इसकी मार झेलनी पड़ी, इसका शिकार होना पड़ा, जिसके कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये सफल नहीं हो पाती है। और हम इसके बाद 1966 के बाद लगातार 3 वर्ष 1966, 1967, 68 और 69 तक एक वर्ष जो योजनाएं हैं वो लागू करते हैं। देखिए विकेंद्रीकृत नियोजन का केरल मॉडल। अब देखिए जो विकेंद्रीकृत नियोजन है वो क्या है, और नियोजन का जो केरल मॉडल, केरल में जो विकेंद्रीकृत मतलब नियोजन का जो मॉडल अपनाया गया था उससे क्या आशय है वो देखिए। और विकेंद्रीकृत नियोजन और नियोजन का केरल मॉडल ये एक ही बात है, अगर कोई भी आ जाए तो यही करना है हमें। यह आवश्यक नहीं है कि नियोजन केंद्रीकृत हो, और यह भी नहीं कि नियोजन का अर्थ हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए रास्ता, जिस विकेंद्रित नियोजन का रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा गया था। अब देखिए हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियोजन है वो केंद्रीकृत होना चाहिए, यह भी आवश्यक नहीं है कि नियोजन का अर्थ हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। अब देखिए जो नियोजन है, जो विकास का जो कार्य है वो केंद्रीकृत हो, ये भी आवश्यक नहीं। नियोजन मतलब लक्ष्य है वो केंद्रीकृत हो, वो भी आवश्यक नहीं है हमारे। और नियोजन का अर्थ ये भी नहीं है कि बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं मतलब उद्योग है, नियोजन का अर्थ हमेशा हम उद्योगों से लगाएं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनसे लगाएं, मतलब विकास का अर्थ हम इनसे लगाएं, तो इससे ये भी अच्छी बात नहीं है। अब देखिए जो केरल है, केरल में विकास और जो नियोजन है इसके लिए जिस विकेंद्रीकृत एक रास्ता अपनाया गया, मतलब केरल के विकास के लिए और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया था, या बात करें जिस विकेंद्रीकृत नियोजन का जो रास्ता अपनाया गया था उसे केरल मॉडल कहा गया था। अब देखिए जो केरल मॉडल है इसकी, अब देखिए जो केरल मॉडल है वो किसे कहते हैं, तो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया था उसे केरल मॉडल कहा जाता है। और इस मॉडल के तहत जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भूमि सुधार है, कारगर जो खाद्य वितरण है, गरीबी उन्मूलन है, इन सब बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया था। अब देखिए जो केरल मॉडल है इसमें इसकी विशेषताएं, जो केरल है उसमें प्रति व्यक्ति जो आय है वो अपेक्षाकृत क्या थी, वो कम थी, और जो औद्योगिक आधार है वो भी तुलनात्मक रूप से इस दौरान कमजोर ही रहा था। इसके बावजूद भी जो केरल है उसमें जो साक्षरता है वो कितनी थी, वो 100% थी। आयु प्रत्याशा थी वो भी अच्छी खासी थी। वहां का जो शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है और जन्म दर है वो कितने, वो बिल्कुल कम थी। लेकिन जो केरल के जो लोग थे, लोगों को कहीं ज्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। अब देखिए जो केरल के लोग हैं उनको क्योंकि वो ये जन्म दर है वो भी कम है, मृत्यु दर है वो भी कम है, और मातृ शिशु मृत्यु दर वो भी कम है। तो ये क्यों? क्योंकि वहां पर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसी कारण से ये कम है। जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं होंगी तो मृत्यु दर अधिक होगी, और चिकित्सा सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी खासी है तो मृत्यु दर बिल्कुल कम हो जाएगी। तो देखिए जो 1987 और 1991 के बीच सरकार ने एक अभियान चलाया था, जिस अभियान को क्या नाम दिया गया था, नव लोकतांत्रिक पहल नाम दिया गया था। ये विशेषताओं में आ जाते हैं। जो केरल मॉडल है इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, तो देखिए इस मॉडल में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भूमि सुधार है, कारगर खाद्य वितरण है, गरीबी उन्मूलन है, इन सब बातों पर जोर दिया गया था। दूसरी विशेषता है केरल औद्योगिक रूप से कमजोर था, प्रति व्यक्ति आय भी कम थी, फिर भी साक्षरता है वो 100% थी। यहाँ की आयु प्रत्याशा बढ़ी, मतलब आयु प्रत्याशा है वो बढ़ती है, लोगों की आयु है वो अधिक होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी खासी है क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं वो उपलब्ध है, इसी कारण से आयु प्रत्याशा बढ़ती है। जन्म दर है वो कम है, मृत्यु दर है वो कम है क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं हैं वो अच्छी खासी हैं। अब देखिए 1987 और 91 के दौरान एक अभियान चलाया जाता है केरल में, और उस अभियान का नाम क्या होता है, नव लोकतांत्रिक पहल नाम से ये अभियान चलाया जाता है। अब देखिए इस अभियान के तहत क्या किया था, तो इस अभियान में इस जो ये अभियान चलाया गया था, इस अभियान में विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% अभियान शामिल था। तो ये अभियान था, इसके तहत जो विकास जिसमें विकास के लिए जो अभियान चलाया गया था, ये इस अभियान में जिसमें जो केरल होता है, केरल जो राज्य है उसमें जो पर्यावरण का जो क्षेत्र है, पर्यावरण में और जो विकास है, विज्ञान है, विज्ञान के मामले में 100% साक्षरता अभियान शामिल था। मतलब लोगों को अधिक से अधिक विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के प्रति और पर्यावरण के प्रति 100% जागरूक किया जाए, साक्षर किया जाए।
इन अभियानों की जो रूपरेखा है वो किस तरह से बनाई गई थी, और जो स्वयंसेवी नागरिक संगठन है इनके माध्यम से जो विकास की गतिविधियां हैं इनको सीधे तौर पर इनमें शामिल किया गया था। अब देखिए जो ये प्रयास किए गए थे, इनमें जो लोग थे वो पंचायत, प्रखंड और जो योजनाओं को है वो तैयार करने में शामिल थे, और इसमें जो स्वयंसेवी जो संगठन थे, नागरिक जो संगठन थे, इनके माध्यम से जो विकास की गतिविधियां हैं इनको सीधे इनके तहत शामिल किया गया था। अब देखिए केरल में जो ये प्रयास किए गए थे, ये पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की जो योजनाएं हैं इनको तैयार करने में शामिल किए गए थे। तो आगे देखिए जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनके क्या क्या उद्देश्य थे उन सभी के बारे में हम देखते हैं। तो अभी तक हमने जो चैप्टर में पढ़ा है तो उसमें जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है, वो पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य है। तो देखिए पहला उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि। तो पंचवर्षीय योजना का जो पहला उद्देश्य है वो है हमारे लिए जो आर्थिक समृद्धि, लोगों के जीवन में सुधार लाने हेतु तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है। अब देखिए जो आर्थिक समृद्धि है ये इसका लक्ष्य क्यों रखा गया था, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के माध्यम से ही हम लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं, सकल घरेलू जो उत्पाद है मतलब GDP है इनमें वृद्धि कर सकते हैं, और इन दोनों ही लक्ष्यों को हम पाने के लिए हमने कौन सा लक्ष्य चुना, तो आर्थिक समृद्धि का जो लक्ष्य है वो आवश्यक हमने अपने विकास के लिए माना। आगे देखिए दूसरा जो उद्देश्य है वो है आत्मनिर्भरता, मतलब देश के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तुओं को बढ़ावा देना तथा घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्देश्य को शामिल किया गया था। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि खुद आत्मनिर्भर हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन है वो हमारे देश के अंदर हो और देश के जो लोग हैं वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो, विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको ना खरीदें बल्कि खुद उत्पादित करें और खुद उनको इस्तेमाल करें। तो सभी मामलों में वस्तुओं के उत्पादन के मामले में भारत वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसी कारण से पंचवर्षीय योजनाओं में जो उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया, और जो घरेलू उद्योग है उन्हीं को बढ़ावा दिया गया ताकि घरेलू क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो आत्मनिर्भरता है, इस लक्ष्य को पंचवर्षीय योजना है इसमें इनके उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया, एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। और तीसरा जो उद्देश्य है वो है आधुनिकीकरण, उत्पादन में नई तकनीकों का प्रयोग करना तथा सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आधुनिकीकरण कहलाता है। अगर बात करें आधुनिकीकरण की तो उत्पादन की जो नई तकनीकी हैं उनका प्रयोग करना और जो सामाजिक दृष्टिकोण है इसमें कुछ परिवर्तन लाना, और ये सब क्या कहलाता है, ये आधुनिकीकरण मतलब नई नई जो प्रौद्योगिकी है, नई नई जो तकनीक है उसका विकास करना, उनको लागू करना, उद्योगों में स्थापित करना, और जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें बदलाव लाना, मतलब समाज को भी आधुनिक बनाना, आधुनिक तरीके से उसको ढालना, ये सब क्या, ये आधुनिकीकरण है। तो आधुनिकीकरण को भी इसमें स्थान दिया गया, इसके लक्ष्य के रूप में, उद्देश्य के रूप में रखा गया। चौथा जो उद्देश्य है न्याय और समानता, जो पंचवर्षीय योजना है इनका चौथा उद्देश्य है न्याय और समानता, संपत्ति व आय की विषमता को कम कर प्रत्येक के लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना। अब देखिए जो चौथा जो उद्देश्य है वो रखा गया था पंचवर्षीय योजना में, न्याय और समानता। तो इसमें संपत्ति और आय की जो विषमता थी, जो भेदभाव था संपत्ति के आधार पर, जो अंतर था गरीब और अमीर में, उनको कम करके प्रत्येक के लिए आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था का। आधारभूत सुविधाएं कौन कौन सी हैं, चिकित्सा की, रोटी कपड़ा मकान, चिकित्सा, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है, ये सभी सुविधाएं हैं ये लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। और भी जो आवश्यक बुनियादी जो वस्तुएं हैं, बुनियादी जो सुख सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, मतलब सरकारी नियंत्रण में उपलब्ध करवाई जाए। तो ये न्याय और समानता का जो लक्ष्य है ये भी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। आगे देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, और हमारे जो विचारक आते हैं इसमें एक तो JC कुमारप्पा है, जो जिनका जन्म होता है 1892 में और मृत्यु 1960 में होती है। इनका असली नाम JC कार्नेलियस, या आज़ादी के बाद उन्होंने गांधी मतलब जो JC कुमारप्पा थे इनका नाम था, असली नाम था JC कार्नेलियस, और आज़ादी के बाद उन्होंने गांधीवादी जो आर्थिक नीतियां हैं इनको लागू करने का प्रयास किया। उनकी कृति मतलब उनकी रचना है इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस, मतलब इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं, ये हैं JC कुमारप्पा। तो देखिए इस कृति को इनकी इस रचना को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, और योजनाओं के सदस्य के रूप में यह प्रसिद्ध हुए हैं। और अगला जो विचारक हमारा PC महालनोबिस योजनाकार है। PC महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका योजनाकार माना जाता है किसे, PC महालनोबिस को। इनका जन्म होता है 1893 में और मृत्यु होती है 1972 में। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्री थे। अब देखिए अगर PC महालनोबिस की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या थे, एक विज्ञान
एक विख्यात वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने सन 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना है वो कौन करते हैं, तो ये करते हैं पीसी महालनोबिस। कब ये करते हैं? सन 1931 में किसकी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना करते हैं। और देखिए ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसके योजनाकार के रूप में जान जाते हैं तथा तीव्र औद्योगिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। आप देखिए जो तीव्र औद्योगिकरण की जो योजना अपनाई गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो और इसमें सक्रिय भूमिका रही थी इनकी, उनके ये समर्थक रहे थे। तो आगे देखिए हमारे कुछ प्रश्न हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया था। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना उसकी अवधि 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का सर्वाधिक बल किस पर? कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें सर्वाधिक बल उद्योगों पर। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें फिर वापस कृषि और गेहूं उत्पादन पर दिया गया था। तो 1944 में जो उद्योगपतियों थे उन्होंने एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया था, पारित किया था। वो क्या कहलाता? वो कहलाता बॉम्बे प्लान कहलाता है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका क्या उद्देश्य है? तीव्र गति से संरचनात्मक विकास करना या बदलाव करना। खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्षावली राजनीतिक विचारधारा क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने किस प्रकार देशी उद्योगों को संरक्षण देने की कोशिश की थी। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आयात शुल्क है उनको बढ़ा करके और जो घरेलू उद्योग है उनको संरक्षण प्रदान करके इसमें अधिक से अधिक योगदान देती है, इनको संरक्षण देने का कार्य करती है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर अध्याय है तीसरा वो समाप्त होता है। और दोस्तों जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को अधिक से अधिक बढ़ावा दें ताकि हम आपके लिए हर दिन नया नया जो कंटेंट इसी तरह से अच्छे अच्छे जो नोट्स हैं वो तैयार कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।